तो सवाल ये है, थ्री फेज, हम लोग पहले थ्री फेज पावर मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज की हम लोग थ्री फेज सिस्टम के पहले बारे में जानेंगे, है ना। थ्री फेज सिस्टम है क्या, और फिर हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम थ्री फेज पावर का मेजरमेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से चीजों को। तो सबसे पहले चीज, थ्री फेज सर्किट होता क्या है। कितने लोगों को प्रॉपर आइडिया है कि थ्री फेज सर्किट के बारे में? हाँ, चलो अगर नहीं भी आइडिया है तो हम तो आइडिया आज देने के लिए आए ही हैं। ठीक है, तो देखो, थ्री फेज सर्किट में होता क्या है ना कि देखो, पावर जनरेट किया जाता है। ठीक, पर्पस क्या है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का जो पावर सिस्टम है, इनफैक्ट। ठीक है, तो पावर सिस्टम बोलने का क्या मतलब हो गया, तुम्हारा जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे घर तक जो हो रहा है, ये सारा किसके कैटेगरी में आता है, पावर सिस्टम के अंदर में आता है। तो ये सारे पावर सिस्टम का पर्पस क्या है, तुम्हारे घर तक बिजली पहुंचाना ताकि तुम यूटिलाइज कर सको, है ना, इंडस्ट्रीज में बिजली को पहुंचाना। तो ठीक है, तो हुआ ये कि शुरुआत जो हुई थी पावर हिस्ट्री की, तो वो पावर हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो डीसी से हुई। ठीक है, डीसी सिस्टम बनाया था। ठीक, तो डीसी सिस्टम मतलब लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू किया स्टार्टिंग में। ठीक है, एडिसन साहब जो थे, थॉमस अल्वा एडिसन का तुम लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या करते थे ना कि पावर प्लांट, डीसी पावर प्लांट बैठाते थे। ठीक, जैसे मान लो पटना पटना में जनरेट करना है, पटना के लोगों को बिजली यूटिलाइज करना है, तो वो क्या करते थे कि पटना में जहां यूटिलाइज करना है ना, उसी के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे कुछ समथिंग रहता था, उसके रेडियस के अंदर में वो क्या करते थे, एक पावर प्लांट लगाते थे। तो जहां वो पावर प्लांट लगाए, तो 1 किलोमीटर के दायरे में मान लो वहां तक वो बिजली पहुंचा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब पटना के पास से बात आ जाएगी कि किसी को चाहिए होगा कि गया में, है ना, किसी को मुजफ्फरपुर में, तो वैसे सिनारियों में क्या होगा, फिर वहां पे जाके एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, तब जाके वहां के लोगों के नीड को वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो ऐसा होता था डीसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डीसी ट्रांसमिशन होता था सब चीज। ठीक है, तो डीसी के सेवरल डिसएडवांटेज थे। जब तुम आगे पढ़ोगे मशीन, तुम्हें पता चलेगा कि डीसी में कम्यूटेटर यूज होता है और कम्यूटेटर में लॉसेस होते हैं। ठीक है, मतलब आपको नेचुरल जो करंट प्रोड्यूस होता है वो एसी होता है, एसी से फिर डीसी कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके उसको यूज किया जा रहा था। उस समय डीसी मोटर्स भी अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम लोग क्यों नहीं एसी को यूज कर सकें, है ना, उस एसी पावर को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसमें बात आ गई उनकी, क्या नाम है, अम, टेस्ला। टेस्ला साहब के नाम तुम लोग सुनोगे। ठीक है, तो टेस्ला साहब जो है ना, वो एसी को बढ़ावा दिए। हम उससे सपोर्ट करते थे कि एसी से हम लोग क्यों नहीं ट्रांसमिशन करते हैं, काहे लिए हम बेकार में पावर लॉस कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ला साहब जो है एडिसन के कंपनी में भी काम किए। एडिसन को बोले भी कि सर हम लोग क्यों नहीं मतलब एसी पावर पे फोकस करते हैं, लेकिन एडिसन टेस्ला के आइडिया को इग्नोर कर दिया। ठीक है, टेस्ला तो कौन था? टेस्ला का तुम लोग नाम नहीं सुने हुए हो? यस सर, हाँ? सुने हैं, साइंटिस्ट सुने हुए। हैं। ठीक है, निकोला टेस्ला। ठीक है ना, तो अब बात आ गई, तो इन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम लोग क्यों नहीं एसी पावर को यूज कर रहे हैं। तो देखो, उस समय एसी पावर का यूज नहीं करने का बहुत सारा रीजन था कि लोगों को ये नहीं पता था कि मतलब लोगों के पास सबसे पहला चीज कि आपके पास एसी आएगा तो आप चलाइए क्या। घर में मान लो हम तुमको एसी सप्लाई दे दिए, तो तुम क्या चलाओगे, पंखा चलाओगे। उस समय एसी पे चलने वाला प्रॉपर पंखा नहीं था। इसके अलावा पंखा के अलावा और क्या क्या चीजें ज्यादा होती है इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा यूज होता है मोटर, समझे। मोटर का यूज होता है, सब चीज मोटर से हम लोग करते, पंप पंप चलाना है सब मोटर वगैरह से काम कर लिया जाता है। तो उस तरह का जो मोटर का जो डिवाइस था, डीसी वाला बन चुका था, डीसी वाला सेटिस्फैक्टरी प्रैक्टिकल था, उस समय यूज हो रहा था, लेकिन एसी वाला बना नहीं था उतना इफेक्टिव। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी कि हम तो क्रिएट भी कर दिए तो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। बल्ब भी नहीं था लोगों के पास, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते थे क्या था, बल्ब ही नहीं था जो एसी पे प्रॉपर चल सके। एडिसन साहब जो थे ना, इनका मतलब समझो, तुम लोग एडिसन का नाम किस चीज के लिए जानते हो बताओ? बल्ब का खोज किए थे। बल्ब का खोज ना, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें खोज की थी। मतलब बहुत जीनियस आदमी थे वो भी। बाद में उनके लाइफ में थोड़ा फेज आया ऐसा, यही सीडीसी के चक्कर में ही कि उनका मतलब कैरियर समझो बहुत बेकार हो गया, और बहुत लोग उसको बुरा भी मानता है उनको, लेकिन बहुत अच्छे इन्वेंटर थे। इससे पहले फोनोग्राफ उन्होंने बनाया था।
समझे? फोनोग्राफ उन्होंने बनाया था, समझो ना, तुम ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी डिवाइस देख रहे हो ना, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक है? तो उसके लिए उनको मतलब पहले उनको उसके लिए जाना जाता था। फिर बल्ब का इसको आविष्कार किया उन्होंने, बल्ब के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ट्राई किए बहुत सारे, तो उनका बल्ब जो था इफेक्टिव था। तो वो एक बार जो बल्ब बन जाता है, वो लोग उसका पेटेंट कर देता है, तो कोई दूसरा उस मटेरियल को यूज करके नहीं बनाएगा, ठीक? तो अब उनके पास बल्ब था जो डीसी पे आसानी से जल सकता था, इसीलिए वो क्या कि पूरा डीसी सिस्टम बनाया, क्योंकि उनका बल्ब डीसी पे इफेक्टिव चलता था। तो वो डीसी सिस्टम बनाए और डीसी को पूरा मतलब सबको ट्रांसमिट किया, सबके घर में बल्ब लगा दिए। मतलब पर्पस ज्यादातर लोग क्या ही करते थे, यूज बल्ब के लिए यूज करते थे, ठीक है? इंडस्ट्रीज में कुछ कुछ मोटर्स यूज होते थे, ठीक? तो फिर ये आया तो टेस्ला साहब ना, जब टेस्ला साहब एसी के बारे में सोच रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती थी। टेस्ला साहब से कोई कुछ लोग पूछते थे, मतलब वो बोलते थे कि मेरे दिमाग में मैंने इसको बना लिया है, ठीक है? वो कहते थे कि मतलब मेरे दिमाग में ये चीज बन चुका है, वो बस फिजिकली होना बाकी, समझे? मतलब डिजाइन भी नहीं बनाया, बस बोलते थे कि दिमाग में बना हुआ है। ऐसा-ऐसा, मतलब वो बहुत जीनियस आदमी थे ये भी। तो इन्होंने ये जब अपना जो डिवाइस के बारे में सोच रहे थे, ठीक है? तो उसी बीच में ना किसी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। जिस देश में ये लोग थे उसमें नहीं, किसी दूसरे देश में ट्रांसफार्मर का विकास हुआ। ठीक, जब ट्रांसफार्मर का जब विकास हुआ ना, तो लोग मतलब समझो इनको पूरा-पूरा अब आइडिया हो गया कि अब कैसे-कैसे काम करना है एसी के क्षेत्र में। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस था जो क्या कर सकता था, एसी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि एसी हम जनरेट तो मान लो वो लोग उस समय भी करना जानता था, ठीक, लेकिन वो कर के इफेक्टिवली उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता था सेफली, इफेक्टिवली, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर का आविष्कार हुआ ना, तो वो उसमें ट्रांसफार्मर फैसिलिटी है, या वोल्टेज को लेवल को बढ़ा दीजिएगा, उससे क्या होता था कि लॉसेस कम हो जाते थे, ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है, इस चीज़ में उनको विकास दिया। फिर और भी लोग मिल के अल्टीमेटली निकोला टेस्ला साहब ने रोटेटिंग आरएमएफ का एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है? रोटेटिंग एमएमएफ, ठीक है? आरएमएफ बोलते हैं उसको। रोटेटिंग एमएमएफ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरएमएफ बोलते हैं। तो ये रोटेटिंग एमएमएफ जो है, समझे? अब ये जानो क्या होता है कि इसके लिए उन्होंने क्या बताया, इसको बेस्ट हम लोग मतलब क्रिएट कर सकते हैं, कब? जब 3 फेज सर्किट में, है ना? 3 फेज सर्किट हो, उसमें 3 फेज सप्लाई जब दीजिएगा ना, तो एक ऑटो में क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना, जो वो रोटेट करता है। यानी कि सारा पार्ट मूविंग है, समझ रहे हो? सारा पार्ट जो है मूविंग, देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तुमको क्या चाहिए जी? एक कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर मान लो स्टेशनरी अगर है, मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको मूव कराना पड़ेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है और इसमें तुम क्या कर रहे हो, कंडक्टर को घुमा रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? ये आइडिया होगा तुम लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है और उसमें तुम कंडक्टर को घुमा रहे हो, तो तुम्हारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो टेस्ला साहब क्या बोले, ठीक है, ये तो ठीक है, हम अगर क्या करें, किसी समहाउ अगर हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड को ही रोटेट कराएँ, तब जाके भी हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देंगे। तो वो सब तुम मशीन में पढ़ोगे, समझे? उसकी डिस्कस हम लोग उतना नहीं कर रहे। तो वो जो है, तो एक एडवांटेज ये हुआ कि रोटेटिंग आरएमएफ जो है 3 फेज सर्किट से इजीली क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा लोग एसी ट्रांसमिशन वो लोग शुरू किया, सिंगल फेज से शुरू किया, ठीक? फिर 2 फेज पे भी गया, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी ट्राई किया, ठीक है? मतलब जैसे तुम लोग अभी देख रहे हो ना, अभी 50 हर्ट्ज यूज़ होता है, तो अलग-अलग जगह अमेरिका में जैसे 60 हर्ट्ज यूज़ होता है। तो लोगों ने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी शुरुआत में ट्राई किया, बहुत सारे मतलब चलते रहे, ठीक? तो ट्रांजिशन दौर आया, फिर अल्टीमेटली वो लोग लास्ट में जाके इस पे सेटल हुआ, ठीक है? ब्रिटिश वाले लोगों ने 50 हर्ट्ज यूज़ किया, अमेरिकन लोगों ने 60 हर्ट्ज यूज़ किया, तो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जहाँ-जहाँ था, जैसे इंडिया था, तो वहाँ पे भी 50 हर्ट्ज यूज़ होने लगा, ठीक है? उनका अपना रीज़न था, उनका अपना लॉजिक था 50 हर्ट्ज यूज़ करने का, ठीक? लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी तुम नहीं कर सकते, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करने पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अ, हालाँकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे डिवाइस का साइज़ छोटा हो जाता है, फिर भी तुम्हारा लॉसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक? उसके वजह से तुम उसको ये नहीं कर सकते। बहुत कम फ्रीक्वेंसी रख दोगे, जैसे 2 फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज या 4 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसी रख दोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि अ, तुम्हारा बल्ब जब जलेगा तो फ्लिकरिंग इफ़ेक्ट आएगा, समझे? तो ऐसा बहुत सारा रीज़न था, तो ये इस तरह से एसी पावर का मतलब समझो ना डेवलपमेंट होते रहा, ठीक? तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब पूरा एडवांस फॉर्म आ गया, तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम 3 फेज पावर ट्रांसमिट करेंगे।
इससे ज्यादा फेज पे नहीं गए, 6 फेज पे नहीं गए। 6 फेज पे करने पे तुम्हारा क्या है कि कंस्ट्रक्शन का खर्चा ज्यादा हो जाएगा और कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हमको फायदा भी नहीं हो रहा था। तो वो सब सब कंपैरिजन उन लोगों को करने के बाद से कंक्लूजन यही मिला कि हम क्या करते हैं कि 3 फेज पावर ही ट्रांसमिट करते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट है, लॉसेस इसमें कम होंगे, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सबसे बड़ी बात पैसे की आ जाती है, ठीक है, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कम पैसे में मेरा घर के घर घर पहुंच जाए, ये मेरा टारगेट है। तो ये चीज इसी चीज में इन लोगों को मिला, समझे। इसके अलावा और भी जैसे टेस्ला ने जो जो डिवाइस बनाया, ठीक है, जैसे इंडक्शन मोटर बनाया उन्होंने, ठीक है, वो इंडक्शन मोटर का जो 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 था वो रोटेटिंग आरएमएफ पे बेस है, ठीक है। रोटेटिंग आरएमएफ जो है बेस्ट जो क्रिएट हो सकता है ना, 3 फेज सर्किट में आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो ये रीजन हो गया, समझे। साइनसॉइडल सिग्नल है और मतलब तो बेस्ट ये 3 फेज सर्किट में 3 फेज करंट क्रिएट हो जाता था ऑटो में, समझ गए। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया तुम्हारा कि हाँ ठीक है, चलो हम लोग 3 फेज सिस्टम यूज करेंगे। और भी बहुत सारा है, तो हम लोग को उतना पॉइंट वाइज लिखना नहीं है, बेसिक बेसिक तुमको आइडिया मिल जाना चाहिए कि अल्टीमेटली वो लोग 3 फेज चीज डिसाइड कर लिया कि हम लोग को 3 फेज भेजना है। तो अब सवाल ये है कि सर 3 फेज कैसे भेजेंगे या कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। तो 3 फेज के लिए क्या है कि आपको सिंगल सिंगल फेज का 3 कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं। 3 फेज में मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा पावर सेंड कर सकते हैं, ये भी कंक्लूजन मिला था लोगों को, ठीक है। यानी कि तुमको सेंड करना है ना तो कम ट्रांसमिशन लाइन में, है ना, कम कंडक्टर के साथ तुम ज्यादा पावर सेंड कर सकते हो, ठीक है, कम पैसे में ज्यादा पावर, सीधा सीधी बात, ठीक। तो अब क्या किया गया, 3 फेज का क्रिएशन जो था वो आया कि मान लो एक फेज सिंगल रहता है तो क्या होता है, एक फेज सिंगल का मतलब कुछ इस तरह से कंडक्ट मतलब इस तरह से हम लोग देखते हैं ना, एक फेज सिंगल, तो 3 फेज अलग अलग मान लो ऐसे तीन तीन सर्किट होगा, फेज का मतलब एक 3 सर्किट होगा ना जी, ठीक है। अब ये सोर्स हो सकता है, लोड हो सकता है, तो अब तीनों फेज जो है इंटरकनेक्टेड रहता था। तो इन तीनों को कनेक्शन की बात है, इन दो तरीके का कनेक्शन, दो तीन तरीके का यूज किया जाता है, ठीक है, दो कनेक्शन, स्टार और डेल्टा। तो ये क्या है ना, तो इन तीनों को कनेक्ट किया है इस तरह से कि इनसे 3 टर्मिनल बाहर निकले, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, इनसे 3 टर्मिनल बाहर निकालेंगे, ठीक। तो इन तीनों को आपस में इस तरह से कंबाइन किया जाएगा ना, तो एक पता चलेगा कि एक इस तरह से बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको स्टार बोले, है ना। एक इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो, इन्हीं चीजों इन तीनों को मिला के, ठीक, इस तरह से एक कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा हुआ था, इनसे 3-3 टर्मिनल निकल गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, ये जो स्टार कनेक्शन था इसमें तुम क्या कर सकते हो कि एक चौथा टर्मिनल भी निकाल सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग, ये न्यूट्रल टर्मिनल से, लेकिन डेल्टा में वो चौथा टर्मिनल निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टार डेल्टा इस तरह से मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया। अब दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है ना। 3 फेज सर्किट अगर है तो स्टार का अपना प्रॉपर्टी है और उसका अपना एडवांटेज, ओके। तो अब चलो हम लोग ये सब तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था अभी तक जो हम बताएं, सब कुछ एग्जाम में पूछने वाला नहीं है और कुछ समय के बाद तुम लोग भूल भी जाओगे, ठीक है। तो और आगे पढ़ोगे भी इस सब के बारे में, धीरे धीरे पढ़ोगे तो ये सब ऑलरेडी जान जाओगे, बहुत बेसिक चीज है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस से कि हमारा जो है 3 फेज सर्किट में स्टार और डेल्टा, इनके फेजर डायग्राम के बारे में हम लोग को जानना होगा, समझे। तो देखो, अब 3 फेज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हारा सोर्स 3 फेज हो सकता है, लोड 3 फेज हो सकता है, लोड तुम्हारा सिंगल फेज भी हो सकता है। तो मान लो कि सोर्स है, तो सोर्स कहने का क्या मतलब हो, जैसे मान लो ऐसे है तुम्हारा, यहाँ पे इस तरह से, है ना, देखो, तो ये जनरेटर है मान लेते हैं, इस तरह से हम दिखाएं तो ये 3 फेज, ये इसका ये 3 फेज सर्किट हो सकता है इस तरह से, ये 3 फेज सोर्स कहलाएगा, है ना, ये सोर्स कहलाएगा, ठीक। इसी तरह डेल्टा का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही हो सकता है। अब हम इसमें बीच बीच में से एलिमेंट हटा दिए हैं, एलिमेंट, इस तरह से ये 3 फेज हो सकता है। और इसी तरह से इसमें लोड भी हो सकता है ऐसे, है ना, इसमें तुम अगर लोड लोड का सिंबल ऐसे होता है 3 फेज लोड का, ठीक। अब होता क्या है, इनका जो है ना फेजर डायग्राम बनता है, समझे, फेजर डायग्राम बनता है, ठीक। और एक और चीज, और फेजर डायग्राम बनता है तो फेजर डायग्राम किस बेसिस पे बनेगा, उसके लिए इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 फेज सर्किट में जैसे क्या हुआ, 3 फेज जो हुए ना, तीनों फेज जो होते हैं, देखो तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऐसे समझो, डेल्टा में कुछ इस तरह से रहेगा,
ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो देखो थ्री फेज में देखो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं थ्री फेज के जो तीन फेज होते हैं ना, तीनों फेज के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो देखो तीनों फेज के बारे में पहले धीरे धीरे से जानो। एक जो तुम्हारा पहला फेज है, जैसे मान लेते हैं इसको जैसे मान लिया हम आर, ठीक है, वाई बी, मतलब तीन नाम दे सकते हैं, ठीक। आर वाई बी, रेड येलो ब्लू, मतलब कलर से सिंबल किया जाता है तो आर वाई बी बोल सकते हैं, ए बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब जनरेशन होता है ना, तो एक पार्टिकुलर फेज मतलब एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ठीक। देखो सीक्वेंस किस चीज का होता है, देखो इस इन तीनों तीन लाइन हुआ तो तीनों में तीन वोल्टेज होंगे। एक जो तुम्हारा होगा ऐसे होगा, बीएम साइनोसॉइडल से सिग्नल जनरेट होता है, तो एक होगा बीएम साइन ओमेगा टी, ठीक। एक तो ये हो गया। तो एक फेज का अगर ये है तो दूसरे फेज का होगा बीएम साइन ओमेगा टी। देखो मैग्नीट्यूड सेम है इसका भी, लेकिन क्या होगा इसमें 120 डिग्री का गैप रहेगा। मतलब दूसरा वाला जो है पहले वाले को 120 डिग्री से लैग किया, फिर इसमें आ जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो देखो ये तीनों फेज का अपना अपना वोल्टेज हो गया। ये क्या हो ये क्या रहा है, ये तुम्हारा हो गया थ्री फेज मतलब वोल्टेज। तो ये तीनों क्या हो गए एक दूसरे से क्या है लैग कर रहा है 120 डिग्री से। तो ये तुम्हारा क्या है ना बैलेंस्ड वोल्टेज, इसको हम लोग कहेंगे थ्री फेज बैलेंस्ड वोल्टेज। अब तुम लोगों को एक और नया टर्म सुनने को मिल गया, सर ये बैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड क्या है ना, ठीक है, ठीक। तो देखो बैलेंस अनबैलेंस्ड कहने का मतलब है, इन देखो इन तीनों चीज में बैलेंस्ड कहने का क्या मतलब हुआ, पहले ये समझो बैलेंस्ड कहने का क्या मतलब हुआ। सर हाँ बोलो। नहीं 120 240 फिर से समझाइएगा सर। हाँ बता रहे घबराओ मत, ठीक है। बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि तीनों का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड्स आर सेम, सेम एंड फेज देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज डिफरेंस जो है वो कितना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री फेज। समझे, अगर तुम थ्री फेज सिस्टम यूज कर रहे हो तो तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, सो फॉर थ्री फेज 360 डिग्री बाई थ्री, ये कितना होना चाहिए 120 डिग्री। यानी कि बैलेंस सिस्टम कहा जाएगा वोल्टेजेस का जब उनमें जो गैप है ना, जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो तुम्हारा 120 डिग्री से अलग अलग रहे, और साथ में तुम्हारा मैग्नीट्यूड सबका सेम रहता है। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज डिफरेंस कितना है 120 डिग्री 240 डिग्री, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में फॉर सिक्स फेज के सिस्टम मान लेते हैं हम लोग सिक्स फेज बनाए, सिक्स फेज के लिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री बाई सिक्स, यानी कि 60 डिग्री का रहेगा गैप, है ना। तो सिक्स फेज भी पॉसिबल है ना, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सिक्स फेज भी पॉसिबल है, इसके अलावा टू फेज भी पॉसिबल है, बट फॉर टू फेज के लिए क्या होता है ना, ये 180 डिग्री बाई क्या होना चाहिए तुम्हारा 180 डिग्री बाई एन, मतलब टू फेज के लिए तुम्हारा जो होता है ना वो अ, दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, समझे, 180 डिग्री बाई टू मतलब 90 डिग्री का गैप रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम रहना है, तब जाकर टू फेज बैलेंस कहलाएगा, टू फेज बैलेंस सिस्टम। ये सब तुम लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो टू फेज बैलेंस सिस्टम में तुम्हारा ये होता है, मतलब दो चीजें हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री गैप होना चाहिए, मतलब कि अगर एक का फेजर ऐसा है तो दूसरे का फेजर ऐसा रहेगा, समझे। मान लेते हैं ये करंट या वीएम है, ठीक, वीएम है, तो तुम्हारा यहाँ रहना चाहिए, ये 90 डिग्री का गैप हुआ ना, टू फेज बैलेंस सिस्टम, ठीक है, ये टू फेज बैलेंस सिस्टम हो गया, है ना।
तो अब तुम्हारा 3 फेज का कैसा आएगा, ठीक। तो देखो 3 फेज का, देखो ये तो फेजर है ना जी। एक्चुअल जो सिग्नल जब तुम साइनसॉइडल सिग्नल बनाओगे तो देखो तुम्हारा सिग्नल कैसे आएगा 3 फेज का, वो ऐसा देखो। ये हम 3 सिग्नल तो बना दिए, 1 2 3, 3 सिग्नल बना दिए ना, तीनों सिग्नल होगा ऐसे देखो। ठीक है, 3 सिग्नल में मान लो एक रेड है, ठीक है। तो हम कलर उसी के हिसाब से ले लेते हैं, मान लो पहला रेड हो गया, ठीक। तो एक तुम्हारा सिग्नल ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हारा दूसरा जो सिग्नल होगा ना, दूसरा सिग्नल जो होगा वो देखो, अब इसमें ये जो एक साइकिल बना दी है, इस साइकिल में तुम लोग इस साइकिल से पूरी अच्छे तरह से परिचित हो। यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पे 2 पाई रहेगा। 2 पाई बोले तो 360 डिग्री है ना, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक। तो इसका 120 डिग्री लगभग यहाँ आएगा, है कि नहीं? 120 डिग्री यहाँ आएगा ना जी। तो अब इस सिस्टम में क्या होगा कि तुम्हारा देखो एक एक क्या हुआ कि तुम्हारा इससे तुम्हारा 120 डिग्री लैग करेगा, यानी कि इसका शुरुआत यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो जो लैग कर रहा है ना, उसका शुरुआत कहाँ से होगा? यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो आर हो गया मान लेते हैं, तो दूसरा वाला हो गया वाई। इसको हम लोग वाई फेज को ऐसे बनाते हैं, ठीक। ये ऐसे शुरू होगा, ठीक है। तो वाई फेज वाला तुम्हारा सिग्नल ऐसे जाएगा। फिर इसके बाद से बी फेज भी आएगा। तो बी फेज तुमको पता चलेगा यहाँ से ये 200 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 220 कहाँ, सॉरी 240 कहाँ से पे आएगा जी? लगभग यहाँ पे आएगा, है ना। इससे 120 डिग्री डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 240 हो गया। तो ये 240 से शुरू होगा तीसरा वाला। तो मैग्नीट्यूड सबका सेम रहता है, समझे। पीक वैल्यू जो है सबका सेम रहेगा। अब देखो ये वाला जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। ये कंटिन्यूअस रहता है, यहाँ वाला तुमको ऐसे दिखेगा, यहाँ से होके यहाँ से शुरू होता है यार, ऐसे शुरू होता है, ठीक है। ये इस तरह से रहता है कुछ, ठीक। मोटा मोटी डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आर वाई बी ये 3 फेज का क्या हो गया, अलग अलग वोल्टेज हो गया। तो हम इसको ऐसे नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसको क्या दे दिए, इसको हम लोग बोल दिए वी आर। ये आर फेज का हो गया, ये बी बी फेज का हो गया, ये तुम्हारा सी फेज का हो गया, ठीक है। ये फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो जब ये फेज वोल्टेज है तो वी आर बी 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 सी हो गया। तो अब तुम यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया, थ्री फेज फेज सीक्वेंस। यहाँ पे ध्यान देना कि आर के बाद से कौन सा आया है जी? आर के बाद से बी आया है, और तुम्हारा ये तो फेज सीक्वेंस कितना हो गया? फेज सीक्वेंस जो हो गया इसको कहेंगे हम लोग, ऐसे सीक्वेंस हम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो फेज सीक्वेंस कहेंगे आर वाई बी, और इसको ए बी सी भी कहा जाता है। मतलब आर के बाद वाई आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फेज सीक्वेंस क्या बोले, आर वाई बी बोल दिए। इसके अल्टरनेट जो है वो है तुम्हारा एक होता है उसको बोलते हैं आर बी वाई भी हो सकता है, या ए सी बी भी हो सकता है। यानी कि ए के बाद जो है बी सी जो है वो क्या करता है, आर को 120 डिग्री से लैग करता है। तो उसको हम लोग ए सी बी फेज मतलब ए सी बी फेज सीक्वेंस बोल सकते थे, ठीक है। तो अब तो सवाल हो गया कि ये साइनसॉइडल सिग्नल तुम्हारा ऐसे-ऐसे वेरी कर रहा है 3 फेज सिस्टम का, है ना? अब हम तुम लोगों को फेजर बताए थे, एक बार हम क्लास में बताए थे कि फेजर होता क्या है। अब देखो ये जो सिग्नल ऐसे-ऐसे भाग रहा है ना जी, सबका वीएम होता है, सबका सिग्नल ऐसा अपना-अपना रहता है। अब ये यही सिग्नल हम बार-बार ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा, है कि नहीं? तो इस सिग्नल को हम लोग बार-बार ड्रॉ करके एनालिसिस नहीं करते। हम अपने मैथमेटिकल टूल के रूप में क्या करते हैं, इस सिग्नल को एक दूसरे सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेजर क्या हुआ? जैसे ये सिग्नल देखो, बेसिकली ये टाइम के साथ क्या होता है ना, वेरी कर रहा है कि नहीं? ये टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड जो है ये वेरी कर रहा है ना? हम क्या करते हैं, इस सिग्नल का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, ठीक है? ये सिग्नल का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब समझ लो इसका नेता हो गया। वो क्या करेगा, जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मतलब एक फिक्स वैल्यू को बताएगा, ना कि ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, ये तो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है।
तो हम लोग इसके एक फिक्स्ड वैल्यू को लेके उसका एक फेजर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि जो आर है ना, इसका एक फेजर होगा, ठीक, ये मान लेते हैं कि ये आर हो गया, ये वी आर, वोल्टेज वी आर का एक फेजर है, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर ये वी आर वैल्यू लिख दिया, तो ये वी आर जो होगा ना, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इसका आरएमएस वैल्यू हो सकता है, समझे, और पीक वैल्यू भी हो सकता है, ठीक। तो जो फेजर में जो मैग्नीट्यूड होगा वो पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू दोनों हो सकता है, लेकिन आरएमएस वैल्यू जो है ना, यही ज्यादातर यूज होता है, ठीक। लेकिन तुमको अपना अगर यूज करना है तो तुम पीक वैल्यू भी यूज करके कर लोगे, क्योंकि लास्टली क्या होता है ना कि वापस से जब फेजर एनालिसिस करते हैं तो लास्ट में हमको वापस से क्या कि पीक वैल्यू को अटैच कर ही देना रहता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेजर में क्या दिखाएंगे, आरएमएस वैल्यू दिखाएंगे, ठीक। तो हम लोग यही मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस सिग्नल को, जैसे ये वीआर सिग्नल है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, देखो स्मॉल सिंबल यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाने के लिए। तो स्मॉल वीआर हम लोग आर फेज के वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो देखो ये जो बेसिकली है ना, इसको हम लोग को सबको स्मॉल स्मॉल दिखाना पड़ेगा। ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, समझे, ये वीआर हो गया, ये वीबी हो गया, ये वीसी हो गया, सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसका पीक वैल्यू बीएम है ना। तो हम क्या किए कि वीआर यहाँ पे शो कर दिए, ठीक। अब देखो ये वीआर जो है, ये वीआर बेसिकली क्या है, ये फेजर है, ये फेजर जो है ना, ये अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे ऐसे देखो, क्लियर। अब ये क्या करता है, ये रोटेट करेगा, समझे, ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये मतलब इसका 0 डिग्री यहाँ है ना, तो ये 0 से जाएगा, ये 360 तरफ रोटेट करेगा और वापस साइकिल शुरू करेगा। जैसे कि ये है, जैसे ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, 360 के बाद से फिर से शुरू हो रहा है ना। तो इस सिग्नल का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल लग रहा है। वैसे ही ये जो फेजर है ना, ये घूम के यहाँ से यहाँ तक आएगा, वापस यहाँ के पास से मतलब रोटेट करेगा, यानी कि ये भी फेजर रोटेट करता है एक्चुअल में। जब फेजर इसका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किया जा रहा है, वो भी फेजर रोटेट करता है, ठीक है। तो फेजर तो रोटेट करता है, लेकिन जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम तो रोटेटिंग चीज का तो डायग्राम नहीं ना बना सकते मेरे भाई, कि बना सकते हैं, तो हमको नहीं पता है कि कौन कहाँ है। तो हम लोग फेजर डायग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी इसका इसका जो नेता है ना, ये इस सिग्नल का जो नेता है उसको हम लोग यहाँ पे वीआर मान लिया, इसका फेजर उसका नेता हो गया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो नेता वो भी घूमता है एक्चुअल में, तो वो भी फेजर मतलब घूमना ही चाहिए 0 से 360 डिग्री। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन का डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि वो रोटेट कर रहा था तीनों, तो तीनों जब रोटेट करेगा तो तुमको ऐसे रियलाइजेशन होगा, कहीं भी हो, जब ये यहाँ है ना, तो बी वाला जो होगा ना, इससे थोड़ा 120 डिग्री पीछे रहेगा, समझे। अगर मान लो रोटेशन का हम लोग डायरेक्शन यही लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही मानते हैं कि मतलब पॉजिटिव एंगल तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं ना जी, है कि नहीं। यहाँ से जैसे जैसे पॉजिटिव जाते हैं तो इसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं, तो यहाँ से तुम 0 से थीटा जाओगे या पूरा 360 डिग्री जाते हैं ना जी, है ना। तो इधर से हम लोग इसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं। तो जो तुम्हारा बंदा है ये बी फेज आर वाई फेज वाला क्या करेगा, आर फेज को कितना डिग्री से लैग करेगा मेरे भाई, बताओ, 120 डिग्री पीछे रहेगा ना, ठीक। अब सबका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो उसका जो फेजर होगा ना, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, लेकिन इसका फेजर जो है बेसिकली क्या करेगा, 120 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। तो हम लोग 120 डिग्री बनाते हैं, है ना। यहाँ से ये 90 हो गया, तो 120 लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये 120 डिग्री यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा इसका फेजर बन गया, ठीक है। देखो भाई हम थोड़ा ज्यादा डिटेल जा रहे हैं अभी, ठीक है, समझ गए ना। इस चीज को इतना डिटेल में नहीं बताता है नॉर्मली कोई। ये डिटेल जरूरी तुम्हारे लिए इसलिए है क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। अगर ये नहीं जानोगे ना तो तुमको विजुअलाइजेशन टाइप का चीज नहीं होगा, तुमको चीजें समझ इलेक्ट्रॉनिक्स में का। नहीं आएगी, समझ जान। हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट भाई। इलेक्ट्रिकल, आखिर तुम पावर मेजरमेंट पढ़ रहे हो, फेजर से तुम्हारा भी तो वास्ता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी, है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए तो डेफिनेटली है, वो तो पूरा पूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी जहां जहां कंसर्न है वहां भी जानना है आप लोगों को, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज्यादा अपने आपस में ज्यादा सेपरेट नहीं करना, रखना मतलब नहीं समझना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का चीज जितना सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए, ठीक है, काम देता है वो। जानते हो यार रियलिटी क्या है कि जब तुम कंपनी में आते हो ना काम करने, तो तुम्हारा ब्रांच क्या है ना, कभी कभी ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि किसका कोई भी ब्रांच हो, डिपार्टमेंट कुछ भी मिल जाता है कभी कभी। मतलब फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हारा मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुमको तुम्हारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा काम। लेकिन बहुत लोगों के केस में ऐसा होता है कि उसका काम है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आया है, लेकिन उसको मैकेनिकल का भी काम देखना पड़ रहा है, ऑपरेशन का काम देखना पड़ रहा है, सब मैकेनिकल का टर्म जानना पड़ रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आदमी फिर उसी चीज में सीख जाता है। हो सकता है मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल वाला काम देखना पड़ जाता हो, तो ऐसा चलता है, ठीक है। तो खैर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में जो जितना चीज सीख सके एक दूसरे का, तो वो सीख ही लेना
ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हम लोग यहाँ आते तो क्या करेंगे, इसका फेजर हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करिए। अब बी वाले का इसको वी वाई से रिप्रेजेंट कर लिए। ठीक है, ये पीला वाला दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? चलो दिख रहा होगा। ठीक, अब जो अगला जो है, अगला है ब्लू वाला, वो क्या करेगा, वो इससे भी 120 डिग्री पीछे होगा, है ना। इस वाले से 120 डिग्री पीछे का मतलब है कि इससे इस वाले से 120 डिग्री आगे, है ना। तो इससे 120 डिग्री पीछे जाओ, है ना, या फिर इससे 120 डिग्री आगे जाओ, वो भी बात बराबर है। तो ये वाला तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा, समझे? ठीक, तो ये फेजर जो है, अब तुम बोलोगे कि सर आप इसको यहीं से काहे लिए शुरू किए, आप ये वीआर को हॉरिजॉन्टली काहे ले लिए, है कि नहीं? तो देखो भाई, हम इन तीनों का पोजीशन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, रियलिटी तो ये है कि ये रोटेट करते हैं। ठीक, रियलिटी ये है कि ये जो है वो तुम्हारा क्या करता है, रोटेट करता है, समझे? है ना? तो ये रोटेट करते रहता है, तो किस पार्टिकुलर टाइम पे कोई कहीं भी रह सकता है। हम एक ऐसा टाइम माने जब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ठीक है? उस समय ये इसके 100 इतना पीछे रहेगा, उस समय ये इसके इतना पीछे पीछे रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से इसका फेजर बन जाता है, फेजर डायग्राम बन जाता है। ठीक, ये वीआर हो गया, वीआर। तो अब देखो, इसमें तो एक चीज तो तुम लोग को क्लियर हो गया, ये फेज वोल्टेज है, वीआर वी वाई, ये वाला तुम्हारा वी वाई था, है ना, और ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया, वी बी बी, है ना। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया पर 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 120 डिग्री, मतलब तीनों फेज का जो सिग्नल है आपस में 120 डिग्री अलग। ठीक है, तो ये थ्री फेज सिग्नल हो गया, है ना। सिंगल फेज सिग्नल में देखो हम क्या किए हैं, यहाँ पे दोनों को 90 डिग्री से दिखाया ना, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, एक सिग्नल ऐसे जाएगा, समझे, तो दूसरा सिग्नल जो है ना, इससे 90 डिग्री बाद शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा। मतलब ये टू फेज सिस्टम में होगा। टू फेज सिस्टम हम लोग जो घर में यूज करते हैं मोटर, वो बेसिकली टू फेज मोटर है, समझे। सिंगल फेज मोटर बोलते हैं हम लोग, बेसिकली उसका जो प्रिंसिपल है ना, जो रोटेशन का, वो तुम्हारा टू फेज से क्रिएट किया जाता है। तो वो तुम लोग फ्यूचर में देख लोगे, ठीक है, मशीन जब पढ़ोगे तो। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया फेजर का चीजें समझ गए तुम लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ फेजर तुम लोग अब समझ गए। अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है। देखो क्या, ये जो मान लेते हैं हम लोग, ये वी आर वी वाई वी बी है ना। अब ये तो फेज वोल्टेज मान लिए हम, है ना। अब एक एक चीज आता है फेज वोल्टेज, ठीक, एक आता है तुम्हारा फेज वोल्टेज, और दूसरा आता है एंड लाइन वोल्टेज, समझे। फेज वोल्टेज आता है, लाइन वोल्टेज आता है। आप कहोगे सर ये कौन सा बवाल है, सर आप क्या फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज कर रहे हैं, समझ गए। तो देखो, इसको ऐसे समझना है। तो ये फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज ये डिपेंड करता है कि आप स्टार में हैं या डेल्टा में हैं, समझ गए। आप स्टार में होंगे, डेल्टा में होंगे, तो इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप रहता है। तो स्टार और डेल्टा के लिए ये रिलेशनशिप अलग अलग होता है। तो ये सिर्फ वोल्टेज के लिए नहीं है, ये करंट के लिए रिलेशनशिप भी है। ठीक है, तो उन रिलेशनशिप को हमको जानना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में क्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टार सिस्टम है, ठीक है। तो स्टार के लिए देखो, मान लेते हैं हम लोग पहला सिस्टम देखते हैं स्टार। तो स्टार में क्या होगा, देखो ऐसा तुम्हारा कुछ सर्किट, हम इसका स्टार का सर्किट हम ऐसे बना सकते हैं। अब इस सर्किट में हम क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, आर लेते हैं, समझे। तो इस वाले को हम लोग वाई ले लेंगे, ठीक, इस वाले को क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, ठीक है। तो आर वाई बी इस तरह से, मतलब कुछ हम अपना सीक्वेंस लेके बना दिए, ठीक है। तो ये आर वाई बी हो गया, मान लो इस तरह से हम लोग लाइन लिए हैं, तो लाइन भी तुम्हारा यहाँ से सब आर वाई बी हो गया। तो तुम देखो, ये पॉइंट न्यूट्रल कहलाता है, समझे। इन तीनों स्टार में यही होता है फैसिलिटी, कि तीनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट दिया हुआ रहता है। स्टार में ये फैसिलिटी होता है, डेल्टा में तुम्हारा ये फैसिलिटी होता नहीं है, समझे। डेल्टा जो होता है स्टार का जो भाई है, वो तुम्हारा जो है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं रहता, ठीक है ना। तो डेल्टा भैया में वो उसके पास ये फैसिलिटी है नहीं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा बगल में बनाते हैं। तो अब जब न्यूट्रल की फैसिलिटी नहीं है, इसी से सारा बखेड़ा शुरू हो जाता है। तो देखो, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसको हम लोग कहेंगे वी आर एन, समझे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वी आर एन, ठीक है।
वैसे ही यहाँ से यहाँ के वोल्टेज को क्या कहेंगे, VBN, यहाँ से यहाँ के वोल्टेज को क्या कहेंगे, VYN। ठीक है, ये सारा हम जो कैपिटल लेटर में इस तरह से शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब हमको फेजर वैल्यू मतलब RMS वैल्यू बता रहे हैं, समझ गए ना। तो ये RYN VRN VYN हो गया। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, देखो इस लाइन यानी कि इस लाइन से न्यूट्रल, लाइन टू न्यूट्रल हो गया। तो इस लाइन को, इसी को जो हम लोग VRN जो है ना, इसी को बोलते हैं फेज वोल्टेजेस, लाइन से न्यूट्रल के बीच में है। ठीक है, तो जो फेज वोल्टेज होता है वो एक कॉमन पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, तो VRN VYN VBN, ये जो इनको कहा जाता है फेज वोल्टेजेस और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ठीक है, इसको फेज वोल्टेज कह लीजिए या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कह लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब ठीक है सर, सर ठीक है आप तो बोल दिए, तो ये न्यूट्रल मान लो हम इस एंड पे है, समझे, हम इस यहाँ से इस तरह से भेज दिया गया, तो हमारे पास क्या है ना कि जब ट्रांसमिशन होता है ना, देखो होता क्या है, जो ट्रांसमिशन किया जाता है, तुम लोग ऊपर जाके मतलब पोल में देखते होगे कै वो लाइन रह जाता है जी, ट्रांसमिशन लाइन देखे हो कितना लाइन जाता है, बताएगा कोई। 3 सर। 3 वो लाइन रहता है ना, 4 को तो नहीं रहता नो है सर। ना। यानी कि ये न्यूट्रल वाला पॉइंट को ना नहीं भेजते हम लोग। ठीक है, हालांकि तुम ज्यादा देखोगे तो तुमको बाद में रियलिटी पता चलेगा कि अर्थ का लिए भी 2 लाइन ऊपर से जाता है। ठीक है, तो अर्थ वाला लाइन एक अलग से जाता है, लेकिन ऐसा जानो मोटा मोटी कि 3 लाइन भी भेजा जाता है। तो मेन जो है RYB जो है बाहर में यहाँ पे अवेलेबल रहता है, समझे। तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास जो अगर मल्टीमीटर रहेगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल नहीं दिख रहा है, मान लो ये तुम इधर हो, बहुत एंड में हो। ठीक है, इस साइड के बहुत एंड में हो। ठीक, इस पोर्शन के तुम बहुत इस साइड हो, समझे। तो तुमको क्या है कि मिलेगा, क्या करोगे, जो लाइन लाइन का पॉइंट हो गया, ये लाइन का पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच लगोगे वोल्टेज चेक करने, है ना। वैसे उसको कहते हैं हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज, समझे। तो मान लो तुम यहाँ आर, ये आर हो गया, आर पॉइंट हो गया, ये बी है, ये वाई पॉइंट हो गया। तो तुम क्या किए, और वाई के बीच में जो वोल्टेज चाहिए, समझे ना, यहाँ से लेके यहाँ, समझे। तो ये तुम्हारा VRY हो जाएगा, समझे, VRY। ठीक है, तो इधर से इधर लेके जो तुम वोल्टेज चेक करोगे, आर पॉइंट और वाई के बीच पॉइंट के वोल्टेज को हम लोग VRY कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज नोटिस करो पहले, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, इसको हम डायरेक्टली VR, VY, VB भी लिख सकते हैं, समझे। ये न्यूट्रल जो है अंडरस्टूड है, समझ गए ना, उसमें हम लोग मान लिए कि न्यूट्रल अंडरस्टूड है, मतलब VRY लिखने का मतलब हो गया कि इसके बीच में ये जो वाला जो पॉइंट है ना, ये तीनों में कुछ ना कहीं कॉमन है। ठीक, एक तो ये हो गया। चलो, अब क्या हुआ कि VRY पॉसिबल हो सकता है, ठीक, वैसे ही VYB हो सकता है, VBR हो सकता है, समझे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, VRY VYB, इसको कहते हैं हम लोग लाइन वोल्टेजेस। ये क्या हो गया, लाइन वोल्टेजेस, समझ गए। ये लाइन वोल्टेजेस की कहानी हो गई। तो हाँ, लाइन वोल्टेज, तो देखो इसमें अब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन क्या है। VRY जो होता है, तुम जानते हो, दो पोटेंशियल, दो पॉइंट, जब ये VAB जो पढ़ते थे ना बचपन में, VAB बराबर होता है VA माइनस VB, होता है कि नहीं जी, ऐसे ही ना तुम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, तो VRY को हम लोग क्या लिखेंगे, VR माइनस VY। ठीक है, तो VYB को हम लोग क्या लिखेंगे, VYB को क्या लिखेंगे, VY माइनस VB, एंड VBR को क्या लिखेंगे, VB माइनस BR, समझे। तो फेज और लाइन वोल्टेज में ये रिलेशनशिप हो गया, है कि नहीं, बोलो, हुआ ना, ये एक रिलेशनशिप। चलो, इतना तो हो गया। तो जब डेल्टा में आओगे, तो डेल्टा में भी यही कहानी है। डेल्टा में तुम्हारा देखो, तुम इस तरह से अगर जाते हो, ठीक है ना, इसको तुम R मान लिए, इसको तुम Y मान लिए, ठीक।
इसको तुम बी मान लिए, ठीक है। तो हमको टर्मिनल जहां जहां दिए उसके हिसाब से हम लोग नेमिंग रहेगा। तो यहाँ का जो इसके यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना, देखो इस केस में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जो तुम वोल्टेज दे रहे हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ना, इसको फेज वोल्टेज कहेंगे, समझे। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है इसको कहेंगे फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि वी आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ लाइन पे जो वोल्टेज दे रहे हैं, वही वोल्टेज यहाँ फेज वोल्टेज पे भी मिलता है, समझे। मतलब यहाँ तुम लाइन में जो दे रहे हो वही इस पार्टिकुलर फेज में भी वोल्टेज जा रहा है। तो इस केस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर वाई, समझे। वी बी वाई और वी क्या होगा, वी बी आर। इस केस में ये तीनों क्या हो गया, फेज वोल्टेजेस बराबर लाइन वोल्टेजेस। तो ये स्टार की कहानी है। स्टार में ऐसा रिलेशनशिप सॉरी डेल्टा में इस तरह से वोल्टेज का रिलेशनशिप आ जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था सर, आप वोल्टेज की कहानी बता दिए। अब करंट के बारे में क्या, करंट का क्या रिलेशनशिप होता है ना। तो करंट का भी इसमें लफड़ा रहता है अपना, ठीक है। करंट का अपना लफड़ा है। अब देखो जैसे इसमें एक करंट गया, यहाँ पे एक नोटिस करो, क्या करते हैं हम लोग, इसको रेड से दिखा देते हैं। यहाँ से जो करंट गया वो यही करंट तुम्हारा इसमें भी फ्लो हो रहा है ना। इसको हम लोग आई आर बोलेंगे, ये लाइन करंट हो गया। तो यही करंट यहाँ पे भी जा रहा है ना जी, ये भी आई आर ही है। सिमिलरली यहाँ पे करंट आई भी जा रहा है, तो वो भी करंट इसमें भी इस लाइन और इस फेज में भी वही करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई सी जा रहा है, ठीक। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार में तुम्हारा आई आर वाई आई वाई आई बी, इस तीनों को क्या कहा जाता है, लाइन करंट कहा जाता है। बराबर किसके, ये फेज करंट के बराबर होगा, समझे। ये तो ये स्टार में करंट का रिलेशनशिप है, समझ गए। एक स्टार में करंट का रिलेशनशिप है। इसमें क्या हो, जैसे देखो इसमें डेल्टा में क्या था, वोल्टेज वोल्टेज और फेज और लाइन वाले दोनों आपस में बराबर थे। स्टार में क्या है कि तुम्हारा करंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ अब इसमें करंट की जब हम लोग बात करने लगेंगे, तो देखो इसमें करंट का क्या रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा आई आर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा आई बी, यहाँ पे करंट हो जाएगा तुम्हारा आई वाई। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से जो करंट आया ना, इसको हम लोग कहेंगे आई आर बी, ठीक है। ये हम लोग इधर से चलते हैं, यहाँ से इसको हम लोग करंट मानेंगे आई आर वाई, समझे। इसको क्या मानेंगे, आई वाई बी, इसको क्या मानेंगे, आई बी आर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा करंट हो गया, ठीक। तो आई आर वाई आई बी आर आई आई वाई बी, ये तीनों क्या हो गया, ये फेज करंट हो गया, समझ गए। ये तीनों क्या हो गया, अंदर में जो है उसको हम लोग फेज करंट बोल दिए, जो बाहर में ऐसे हम लोग को दिख रहा है, ये तीनों क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। तो आई आर आई वाई और इसमें आई बी, ये क्या हो गया, लाइन करंट, समझ गए। क्या हो गया, लाइन करंट। अब देखो इसमें क्लियरली तुमको दिख जाएगा कि लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं है कि नहीं, बोलो। बच्चा सब भागते जा रहा है, एकदम से बोरिंग लग रहा है ना, ठीक है। या फिर लग रहा होगा कि सर सिलेबस का पता ही नहीं रहा है, ठीक है। जो या फिर कुछ लोग जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो जो जानते हैं तो हम उसका तो नहीं बता सकते, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये यूजफुल हो रहा होगा तो अच्छी बात है। तो देखो, तो आई आर आई वाई और आई बी हो गया। अब ना, अब इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो देख लेना जरूरी है। तो आई आर जो होता है, देखो आई आर जो होगा इस केस में, बता सकता है कोई, इस यहाँ पे केसीएल लगा के कोई बताओ तो आई आर का वैल्यू कितना आएगा इन दोनों के टर्म में, बोलो जल्दी। यहाँ हम इस पॉइंट पे बोल रहे हैं केसीएल लगाने की, ये जो आर पॉइंट है ना, केसीएल लगा के तुरंत बताओ, बोलो। आयुष कहाँ गए, बोलो। विकास, देखो आई यहाँ आर से, इक्वल टू हाँ बोलो। आई बी आर हाँ ठीक है, आई बी आर, माइनस आई आर वाई। हाँ ठीक है, आई बी आर माइनस आई आर वाई, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप ना हमको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। एक काम करते हैं,
एक्चुअली इसका रिलेशनशिप तुम्हारा ये भी सही है, समझे, इस सर्किट के हिसाब से ये रिलेशनशिप सही है, समझे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर देंगे। आई आर वाई माइनस आई, देखो इसको हम क्या करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, हम इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे वाई मान लेते हैं, ठीक। सही है, आई आर बी माइनस आई वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो अब ये करंट जो अंदर में सर्कुलेट कर रहा है, अब इसको हम एकदम से डिसाइडेड होके तो नहीं बता सकते भाई कि किधर से क्या करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था, करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से भी हो सकता था, ये इधर से इधर पॉइंट भी हो पे सकता था, कमिंग कौन, इधर से भी तो हो सकता था जी, है ना। ये करंट का डायरेक्शन अंदर में इधर से भी हो सकता था, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। जो पहले डायरेक्शन था उसके हिसाब से मेरा फॉर्मूला एकदम जो तुम बताया एकदम सही था। अभी यहाँ मान लो हम इस तरह से डायरेक्शन ले रहे हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम आई बी आर लिखेंगे, ये आई बी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखो, मतलब नाम अगर थोड़ा सा करोगे तो पोलैरिटी मतलब चेंज हो जाता है। इसको आई वाई आर लिखोगे, ठीक है, तो बात वही बराबर आ जाएगा। आई आर का जो वैल्यू आएगा इस केस में आई बी आर माइनस आई वाई आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह तुम आई वाई निकाल सकते हो, इसी तरह तुम क्या निकाल सकते हो, आई बी भी निकाल सकते हो, समझ गए। सर्किट में आसानी से देख के ये रिलेशनशिप निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग आई वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, आई वाई बराबर जो हो जाएगा, आई वाई बराबर तुम्हारा हो जाएगा आई वाई आर माइनस आई वाई बी, ठीक है। आई वाई का वैल्यू हो गया आई आर से बी, तो हम इसको आई आर बी बोलेंगे, आई आर बी, और इसको हम लोग आई वाई आर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग आई बी हो गया, आई वाई हो गया, आई बी लिख सकते हैं, आई वाई आई बी वाई, बी वाई माइनस आई आर बी, ठीक है। इस तरह से मतलब रिलेशनशिप निकाला जा सकता है, ठीक है। तो तुमको इतना रिलेशनशिप पता चल गया कि स्टार और डेल्टा में थोड़ा रिलेशनशिप अलग अलग होता है ना, इतनी बात तुम लोग समझ गए, ठीक। तो अब अब तो सर ये सब तो ठीक है, ये तो वोल्टेज का इक्वेशन हो गया ना। अब देखो मेन चीज है ना, इस फेजर में भी हमको वो चीज निकालना है, समझे, क्योंकि देखो ये फेजर ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 वाट मीटर में देखो क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वाट मीटर मेथड्स, उसमें अगर हम क्या करें, तुमको फेजर के थ्रू नहीं बताए ना, तो तुमको सिर्फ फॉर्मूला रटना पड़ेगा, समझे। फॉर्मूला रट के हो सकता है कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम चल जाओ, लेकिन चीजों को समझ नहीं पाओगे, अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इतना बेसिक डिटेल देना जरूरी है, समझ गए। तो चलो, यहाँ पे जो तुम फेजर देख रहे हो अभी, है ना, ये जो फेजर डायग्राम है, इसमें तुम ध्यान से देखो, ठीक है। इस सबको हम मिटा देते हैं, थोड़ा आसान मेरे लिए हो जाएगा। 120 डिग्री है, वो अंडरस्टूड है कि सबको, कि यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है, 120 डिग्री है, ठीक। ये सब हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ये सारा जो है वी आर वी वाई वी बी, ये अगर स्टार के लिए देखा जाए तो ये तीनों क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया कि नहीं, बताओ, ये फेज वोल्टेज है कि नहीं, बोलो। वी आर वी वाई वी बी, ये तुम्हारा क्या है, फेज वोल्टेज है, ये तुम्हारा हो गया वी वाई, है ना। ये फेज वोल्टेज जब हो गया, अब इसका लाइन वोल्टेज तुमको ड्रॉ करना है, मान लो, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग मान लो लाइन वोल्टेज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज का क्या, आई आर वाई बराबर कितना होगा बताओ, लाइन वोल्टेज क्या हुआ है, वी आर वाई वी आर वाई वी वाई बी बी आर, है कि नहीं। तो लाइन वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या हो गया, वी आर वाई, तो लाइन वी आर वाई कैसे निकालोगे जी, वी आर माइनस वी बी, तो वी आर तो यहाँ है, अब वी बी वी आर माइनस वी वाई कहाँ है जी, वी वाई तो यहाँ है ना। तो इसमें से इसको घटाना है, तो इसको हमको इसको उल्टा में लेके जाएंगे कि नहीं, इधर बताओ, ठीक है।
अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इसको माइनस वी वाई लिखेंगे, बोलो। अब इन दोनों को जब हम लोग फेजर सम करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बताओ। ये इधर 120 डिग्री था, समझे, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा, है ना। और इन दोनों का जब दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना एकदम इसके बीचों बीच आ जाएगा, समझे। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कहाँ आ जाएगा, दोनों के यहाँ पे एकदम बीचों बीच आ जाएगा, देखो, ठीक है। इस तरह से ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वी आर वाई कहेंगे, समझे। क्या कहेंगे इसको, वी आर वाई कहेंगे, ठीक है। VR कैसे आया, फिर से बता हाँ? दीजिए। कैसे आया, देखो वी आर वाई का रिलेशनशिप है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। वी आर वाई जो है, वी आर में से वी वाई को घटा देने पे आ जाता है, ठीक। तो वी आर तो हमको यहाँ पे पता था ऑलरेडी, है ना, और वी वाई यहाँ है, तो वी वाई जो है वो वी वाई है ना जी। इसका फेजर जो, इसको जब हम उल्टा में देखेंगे तो ये माइनस वी वाई यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। ये जो फेजर है माइनस वी वाई होगा कि नहीं, बोलो। हाँ, यहाँ पे वी वाई है तो यहाँ माइनस वी वाई होगा कि नहीं, ये बताओ। सिंपल सी बात है ना। पॉजिटिव अगर इधर है तो इसका नेगेटिव जस्ट इधर होता है, ठीक है। तुम लोग वेक्टर पढ़े हो ना जी, ये वेक्टर ही है एकदम, पूरा वेक्टर एनालिसिस जो होता है ना, पूरा इक्वेशन वगैरह सब चीज इसमें वही यूज करना है, ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ माइनस वी वाई हो गया, तो वी आर वाई बराबर क्या होगा, वी आर माइनस वी वाई, है ना। तो फेजर सम में क्या होता है जी, तुम लोग जानते हो, ट्रायंगल लॉ पढ़े होगे ना, एडिशन पढ़े हो ना जी। वी आर मतलब इन दोनों का जो दो फेजर जो होता है ना, एक फेजर ऐसे है, दूसरा फेजर ऐसे है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ से यहाँ का एंड होगा कि नहीं। वेक्टर पढ़े हो ना जी, बोलो। यस कितना सर। खामोश कह रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वी आर वाई, ये वोल्टेज तुम्हारा निकल गया ना, समझ गए। तो ये लाइन वोल्टेज हो गया। अब ठीक है सर, आप तो यहाँ इसका निकाल दिया, अब इसी तरह तुम क्या करोगे ना, बाकी सबका भी निकालोगे ना, तो तुमको पता चलेगा वी वाई भी जो आएगा ना वो यहाँ आएगा, मतलब इससे इससे 120 डिग्री पे तुम्हारा वी वाई भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आर वाई के बाद से वी वाई भी था ना, वी वाई भी हो जाएगा। इसके बाद से 120 डिग्री लगभग यहाँ आता है, वो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वी वाई बी की वजह से वी बी आर, समझे। तो ठीक है, इसको जब तुम फेजर में जब तुम जाके इसको सॉल्व करोगे ना अच्छे से, इसका तुमको पता चलेगा, ये वी आर वाई जो होगा ना, वी आर वाई है, अगर इसका तुम मैग्नीट्यूड लिए हो भी, है ना, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो वी आर को ऐसे लिखा जाता है, देखो वी आर को अगर तुम भी मानते हो, ठीक, तो वी बी को तुमको, वी वाई को तुमको मानना पड़ेगा, वी वाई को मानना पड़ेगा वी एंगल माइनस 120 डिग्री, ये है कि नहीं, ये इसमें बोलना था जरा, पी वाई और वाई बी बराबर बी एंगल माइनस 120 डिग्री, ठीक है, माइनस 240 डिग्री होता है। ये चीज तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं, बोलो। वी आर वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी तुम्हारा हो गया आरएमएस वैल्यू। देखो तीनों जो फेज वोल्टेज है, तीनों का मैग्नीट्यूड फिक्स है, इतना तो तुम लोगों को क्लियर है ना। तीनों में फेज का डिफरेंस है 120 डिग्री। इसको जब फेजर फॉर्म में क्या लिखेंगे ना, फेजर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समझे। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से इसको बार ऐसे करके दिखाया जाता है, समझे। सॉरी, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये सबको बार करके दिखाया जाता है। जब बार मतलब ये फेजर क्वांटिटी हो गया, इसका एंगल साथ में शो किया गया। लेकिन तो यहाँ पे ये सारा जो टर्म है ना, ये सब फेजर है, समझे। ये सारा का सारा क्या है, ये फेजर है, समझ में रहे हो ना। इस सब में तुम ऊपर में से बाहर दे सकते हो, क्योंकि सारा का सारा क्या है, फेजर है, ठीक। तो सबका मैग्नीट्यूड भी है, समझ गए। ये जो फेज वोल्टेज का जो भी मेजर है, ये सबका मैग्नीट्यूड भी है, एंगल इसका इसका सबका अलग है, समझ गए। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को। यस सर।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो आर वाई, तो जब तुम इसको निकालोगे ना तो ये वी आर वाई तुम्हारा निकलेगा, ये तुमको पता चलेगा भी एंगल जीरो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एंगल जीरो है। ठीक, इसको हम लोग एंगल जीरो क्यों लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो एंगल पे इसको रखे हुए हैं एग्जैक्टली, इसलिए वी वाई को हम लोग 120 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि माइनस 120 डिग्री पे हम इसको रखे हुए हैं स्पेस में, इसीलिए इसको इस तरह लिए। इसको हम लोग वी वाई को क्या लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे वी एंगल माइनस 120 डिग्री। अब जाके ना इसको सॉल्व करना तुम लोग, तो तुमको पता चलेगा ये आएगा √3v एंगल 30 डिग्री। समझे, तो वी आर वाई का वैल्यू इतना आएगा। तो ये जो तुम्हारा है भी तुम्हारा क्या था जी, भी तुम्हारा बेसिकली फेज वोल्टेज था। वी आर वाई जो हो जाता है वो तुम्हारा हो जाता है √3 इंटू वी आर। समझे, इसको एंगल 30 डिग्री, यानी कि आर फेज से 30 डिग्री आगे में आपका क्या रहेगा, 30 डिग्री आगे में वी आर वाई रहेगा, और उससे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स रहेगा। हाँ हाँ, एक सेकेंड भाई लोग जरा होल्ड करना। एक सेकंड थोड़ा वेट करना जरा। रिकॉर्डिंग रुका हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, इसके बीच का रिलेशनशिप यहाँ मिल गया था। ये वाला जो फेजर हम बनाए, ये वाला जो फेजर डायग्राम जो हम किसके लिए बनाए जी, इस वाले फेजर में हम ये रिप्रेजेंट किए लाइन वोल्टेजेस को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ रिफरेंस के रूप में दिखाए हैं, है ना। लाइन वोल्टेजेस को मतलब टेकिंग, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, वी आर वाई एज रेफरेंस। समझे, यहाँ पे वी आर वाई को रेफरेंस लिए हैं, यानी कि वी आर वाई का जो एंगल है वो तुम्हारा 0 डिग्री है। तो वी आर वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो मान लेते हैं वी डैश बट्टा है वी आर वाई, वी डैश एंगल 0 हो जाएगा। वी वाई भी कितना हो जाएगा, यही वी डैश बट्टा वी डैश एंगल माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। वी वी आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वी डैश एंगल माइनस 120 डिग्री, माइनस 240 डिग्री। ठीक है, और ये माइनस 240 डिग्री, और इसको लिख सकते हो और वी डैश एंगल प्लस 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, माइनस 240 को प्लस 120 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जब अगर तुम रेफरेंस को, अगर आर वाई को रेफरेंस लोगे तब जाके ये कहानी ऐसे आ जाएगा। समझ गए, तो ये दोनों चीजें हम लोग मतलब ये दोनों तरीके से फेजर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज जो है फ्यूचर में यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें से जितना परसेंट भी समझे काम चलेगा, आगे जब हम बताएंगे तो तुमको वहां धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी वीडियो तो है ही, तुम लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत बेसिक चीज है, ये तुमको नेटवर्क में, पावर सिस्टम में, ठीक है, या फिर जब मशीन में पढ़ोगे तो वहाँ काम देगा। ठीक है, और मेजरमेंट में तो इसका यूज है ही, अगर इसको नहीं जानेंगे तो हमको वहां से समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, 2 वाट मीटर को डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए, ठीक है।